वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रश्मि सिन्हा आज वीडियो लाई हूँ मार्च महीने के करंट अफेयर्स के साथ। जी हाँ, मार्च महीने में बहुत कुछ हुआ है। जैसे इंडिया ने अपनी हिस्ट्री क्रिएट की है बाय द सॉन्ग नाटो नाटो। जी हाँ, नाटो नाटो को मिलता है ऑस्कर अवार्ड। वही पहली बार विमेन प्रीमियर लीग खेला गया इंडिया में, जिसमें मुंबई इंडियन ने दिल्ली कैपिटल को हराकर जीता है WPL लीग। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़। ये भी बताना चाहूँगी, इंडिया में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आया जिससे पूरी हंगामा हो गई। जी हाँ, अदानी हिडनबर्ग रिपोर्ट, उसके बारे में पूरी डिटेल में जानिएगा इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इस पूरे वीडियो में। मार्च करंट अफेयर्स में आज हम लोग कवर करने वाले हैं नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, उसके अलावा अवार्ड्स देखने वाले हैं हम लोग, जो भी नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया इंडिया को। साथ में रैंक एंड रिपोर्ट्स देखेंगे और जो भी व्यक्ति, जो भी पीपल इन न्यूज़ हैं उनको जानेंगे और पूरे मार्च महीने के करंट अफेयर्स को कवर करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इम्पॉर्टेंट डेज़ के साथ। तो देखिए, इम्पॉर्टेंट डे 1 मार्च को बनाया गया ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। बिल्कुल आपस में भेदभाव नहीं करना चाहिए, ठीक है। और इसी संदर्भ में इस बार का थीम क्या था? सेव लाइफ डीक्रिमिनलाइज। जी हाँ, ज़िंदगी बचाना चाहिए और इसी संदर्भ में सेव लाइफ डीक्रिमिनलाइज थीम रखा गया। इम्पॉर्टेंट डेज़ की बात करें तो 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे बनाया गया और इस बार का थीम था पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ठीक है, पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। वर्ल्ड ओबेसिटी डे 4 मार्च को बनाया जाता है और इस बार का थीम था चेंजिंग प्रोस्पेक्टिव्स, लेट्स टॉक अबाउट ओबेसिटी। ओबेसिटी के बारे में बात करना लोगों को पसंद नहीं है, लेकिन ओबेसिटी एक प्रॉब्लम है और इसी संदर्भ में ये थीम रखा गया, लेट्स टॉक अबाउट ओबेसिटी। आगे बढ़ते हैं। 5 मार्च को क्या बनाया गया? तो इंटरनेशनल डे फॉर डिसआर्मामेंट। जी हाँ, जैसी स्थिति है आज की, सब लोग आर्मामेंट के पीछे भाग रहे हैं और इनफैक्ट सारी कंट्रीज़ जो है वो अपने आप को डेवलप कर रही है, आर्म्स बना रही है। इंडिया जो है वो लार्जेस्ट इम्पोर्टर भी है। अभी हाल में सिपरी रिपोर्ट भी आया है। तो इंटरनेशनल डे फॉर डिसआर्मामेंट बनाया जाता है 5 मार्च को। किस बॉडी के द्वारा बनाया जाता है? तो देखिए, यूनाइटेड नेशन के द्वारा बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? ताकि जो भी कंट्री है वो वेपन ज़्यादा यूज़ ना करे। इंडिया भी वेपन रखती है, लेकिन इंडिया का एक बहुत ही अच्छा पॉलिसी है जिसका नाम है नो फर्स्ट यूज़, यानी हम पहला इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम जनरली डिफेंस के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इंडिया ये कहती है। जन औषधि दिवस बनाया गया 1 से लेकर 7 मार्च तक। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि दिवस बनाया गया 1 से लेकर 7 मार्च तक और इस बार का थीम बहुत अच्छा था, क्योंकि एग्ज़ाम में थीम से क्वेश्चन आते हैं। तो इस बार का थीम क्या था? जन औषधि सस्ती भी अच्छी भी। जी हाँ, जन औषधि क्या है? सस्ती है और अच्छी भी है। आगे बढ़ते हैं। डिजिटल ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी। जी हाँ, इंटरनेशनल वीमेंस डे मनाया गया 8 मार्च को, 8 मार्च को और इस बार का थीम बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो देख लेते हैं। डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी। यहाँ पे हर मंथ के करंट अफेयर्स को बनाया गया है आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से। आप जनवरी की वीडियो देखकर जनवरी रिवाइज कर लें। जनवरी में 2 वीडियो हैं, वही फरवरी में एकमात्र वीडियो है जिसमें पूरे करंट अफेयर को कवर किया गया है और ये है मार्च का, जिसमें पूरे मंथ को कवर किया गया है। इस तरह से आप एग्ज़ाम के टाइम में भी इसको रिवाइज कर सकते हैं। तो इंटरनेशनल वीमेंस डे का थीम क्या है? डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी, ठीक है। तो जेंडर इक्वालिटी के लिए भी हमें टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है। वर्ल्ड किडनी डे मनाया गया 9 मार्च को और इस बार का थीम क्या था? किडनी हेल्थ फॉर ऑल। जी हाँ, किडनी हेल्थ फॉर ऑल, सबके लिए किडनी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और उसका हेल्थ भी बहुत इम्पॉर्टेंट रखता है। 14 मार्च को क्या मनाया गया? 14 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स। इंडिया में बहुत सारे नदियों को प्रोटेक्शन के लिए प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, जैसे नेशनल गंगा मिशन है, उसके अलावा कावेरी मिशन है। अच्छा, कावेरी से याद आता है, ऑपरेशन कावेरी अभी चलाया गया है सूडान में
एक वहाँ के जो इंडियंस हैं, सूडान में जो इंडियन है वहाँ फंसे हुए हैं, उनको बचाने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 15 मार्च को। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे का थीम क्या है? एम्पावरिंग कंज्यूमर थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। जी हाँ, कंज्यूमर को एम्पावर करना है। कैसे एम्पावर करना है? क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन से करना है, यानी कि क्लीन एनर्जी की तरफ मूव करना है हम सबको। और ये मनाया गया है, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे कब मनाया गया है? 15 मार्च को, ये ध्यान रखें। इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफिया, ये डे क्यों मनाया जाता है? तो इस्लामोफिया जो कि इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनके अगेंस्ट जो लोगों का एक मतलब एक सेंस बन गया है, अरे ये तो ये है तो ये ऐसा होगा, तो इसीलिए इस्लामोफिया डे मनाया जाता है। ये 15 मार्च को इसका सेलिब्रेशन किया गया है। अक्रॉस 140 नेशंस में किया गया है। इंटरनेशनल डे टू फाइट इस्लामोफिया। ठीक है, ये डे क्यों मनाया जाता है? 15 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि क्रिस्ट चर्च मॉस्क में 15 मार्च को ही 51 लोगों की डेथ हो गई थी। लोगों ने मार दिया था 51 पीपल को। क्यों? क्योंकि वो इस्लाम धर्म को फॉलो कर रहे थे। तो इस तरह के जो मोफिया है उनको कम करने के लिए यूनाइटेड नेशन ने 15 मार्च को इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफिया बनाया। आगे बढ़ते हैं। नेशनल वैक्सीनेशन डे 16 मार्च को मनाया जाता है। यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई है, तो ध्यान रखें। 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाया जाता है, जिसको पोलियो रविवार भी कहा जाता है। पोलियो रविवार यानी कि वैक्सीनेशन जो है वो पोलियो को ख़त्म करने के लिए होता है, और इसीलिए पोलियो रविवार कहा गया है। डेट याद रखना है। नेशनल वैक्सीनेशन डे कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 16 मार्च को। आगे बढ़ते हैं। 18 मार्च को क्या मनाया गया? तो ग्लोबल रिसाइकलिंग डे। रिसाइकलिंग तो खैर बहुत ज़रूरी है और हर चीज़ की रिसाइकलिंग करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि रिसाइकलिंग हमें क्या देता है? इनोवेशन करता है। ठीक है, हमारी थिंकिंग को इनोवेट करता है। अगर हम किसी पेपर को यूज़ कर लेते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? अपने आप को इनोवेट कर रहे हैं। ओरल हेल्थ डे कब मनाते हैं? 20 मार्च को, और इस बार का थीम क्या है? बी प्राउड ऑफ योर माउथ। ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस कब मनाते हैं? 20 मार्च को मनाते हैं, और इस बार का थीम क्या है? बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड। तो ध्यान में याद रखें, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस का थीम क्या है? बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 21 मार्च को मनाया जाता है, और इस बार का थीम क्या है? फॉरेस्ट एंड हेल्थ। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट कब मनाया जाता है? 21 मार्च को, और इस बार का थीम क्या है? फॉरेस्ट एंड हेल्थ। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे। वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे 21 मार्च को बनाया जाता है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे है, क्योंकि सिंड्रोम की बीमारी बहुत सारे बच्चों में होती है, और इसी बेसिस पे इस बार 21 मार्च को वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे का थीम क्या रखा गया? विथ अस नॉट फॉर अस, यानी कि आप हमारे साथ हो। ऐसा नहीं है कि आप हमारे लिए हैं बस इसलिए हमारे साथ हैं। कहने का मतलब ये है कि आप उनको एज अ बर्डन मत कंसिडर करें, उनको एज अ लाइफ कंसर्न करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थीम फॉर दिस ईयर वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को मनाया जाता है, और इस बार का जो थीम था वो क्या था? यस वी कैन एंड टीबी। जी हाँ, हम लोग टीबी को ख़त्म कर सकते हैं। वी कैन एंड टीबी। तो टीबी एक बीमारी है जिसको ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, और 24 मार्च को इस बार वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे मनाया गया, और थीम बहुत इंटरेस्टिंग है। थीम क्या है? यस वी कैन एंड टीबी। अर्थ आर देख लेते हैं। अर्थ आर एक एनुअल इवेंट है जो कि लास्ट सैटरडे मार्च में सेलिब्रेट किया गया। अर्थ आर जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया गया है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा। अर्थ आर जो है वो 25 मार्च 2023 को मनाया गया, और ये लास्ट सैटरडे जो मार्च का होता है उस दिन मनाया जाता है। इस दिन क्या होता है? 1 घंटे के लिए इलेक्ट्रिसिटी को ऑफ़ कर दी जाती है। घर में जितनी भी लाइट वगैरह वो ऑफ़ हो जाती है। ये 9 बजे के करीब किया जाता है। 9 से 10 1 घंटा हम लोग क्या करते हैं? अर्थ को प्रोटेक्ट करते हैं, और पूरे अर्थ में जो भी स्विचेस हैं उन सबको ऑफ़ कर दिया जाता है। ये किस ऑर्गेनाइजेशन के कहने पे मनाया गया? तो देखिए, अर्थ आर जो है वो हर साल मनाया जाता है,
और ये ऑर्गेनाइज़ किया गया था वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा। ठीक है, तो ये याद रखें WWF के द्वारा ये बनाया जाता है, वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा। अर्थ आवर। वर्ल्ड थिएटर डे मनाया जाता है 27 मार्च को, और इस बार का थीम क्या था? थिएटर एंड कल्चर ऑफ पीस। ठीक है, थिएटर एंड अ कल्चर ऑफ पीस। बिल्कुल, थिएटर क्या है? एक कल्चर है पीस का, शांति का एक कल्चर है। इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट ये बनाया गया है 14 दिसंबर 2022 को, मतलब मनाने की बात रखी गई, जो कि मार्च 30 को ये मनाया गया। तो ध्यान रखें, ये अभी इसी साल मनाया जा रहा है। 2022 को तो हमने सोचा ही था, और 2023 में पहली बार मार्च 30 को क्या बनाया गया है? जीरो वेस्ट डे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान रखें। ज़ीरो वेस्ट डे कब बनाया गया है? 30 मार्च को। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्ज़ाम में। इंटरनेशनल न्यूज़ देख लेते हैं। सबसे पहले बताना चाहूँगी कुछ इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइजेस हुए हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेस। तो देख लेते हैं। बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज इंडिया और सिंगापुर के बीच में हुआ, जोधपुर में। ध्यान रखें, ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि कहाँ हुआ है? बोल्ड कुरुक्षेत्र, जोधपुर में हुआ है। उसके बाद मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज, ये एक नेवी एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और फ्रांस के बीच में अभी हाल में ऑर्गेनाइज किया गया। तो ध्यान रखें, मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच में हुआ है। इंडिया की कुछ इम्पॉर्टेंट नेवी शिप गई है, जैसे कि INS हाथरी। उसके अलावा फिर फ्रेंच नेवी शिप गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि इंडिया का कुछ इम्पॉर्टेंट शिप गया है। उसके अलावा फ्रांस के कुछ इम्पॉर्टेंट शिप है, जैसे FS लाफयाटे क्लास फ्रिगेट। और ये कहाँ हुआ है? ये सवाल तो आएगा, आपसे पूछेगा। तो देखिए, इंडिया और फ्रांस के बीच में जो एक्सरसाइज है ये हुआ है अरेबियन सी में। तो ये ध्यान रखें, ये कहाँ हुआ है? अरेबियन सी में हुआ है। उसके अलावा फ्रिंजेक्स 23 एक्सरसाइज, ये भी फ्रांस और इंडिया के बीच में है। ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो अभी आपने क्या देखा था? पार्टनरशिप मैरीटाइम एक्सरसाइज, जो कि इंडिया और फ्रांस के बीच में हुआ है। ये एक नेवी एक्सरसाइज है। और यहाँ पे जो एक्सरसाइज है फ्रिंजेक्स, ये क्या है? मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये कहाँ हुआ है? पानगोर मिलिट्री स्टेशन, तिरुवनंतपुरम, केरला में। कहाँ हुआ है ये ध्यान रखेंगे। तो ये केरला में हुआ है। ठीक है, तिरुवनंतपुरम केरला में हुआ है। इसका एक्सरसाइज का क्या नाम है पूरा? फ्रिंजेक्स 23। फ्रेमवर्क काफ़ी न्यूज़ में है, तो थोड़ा जानते हैं इसके बारे में। विंडसर फ्रेमवर्क क्या है वो भी जानेंगे, और क्या इशू है वो भी जानेंगे। तो देखिए, विंडसर फ्रेमवर्क एक घटना को कहा गया है। अभी हाल में क्या हुआ था? यूरोपियन यूनियन से UK अलग हो गया था ब्रेक्सिट के अंतर्गत, लेकिन केवल एक नॉर्थ आयरलैंड कंट्री है जो कि आज भी यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड कर रही है। तो यहाँ पे नॉर्दर्न आयरलैंड देख लेते हैं। नॉर्दर्न आयरलैंड आज भी किसके साथ ट्रेड कर रही है? यूरोपियन यूनियन के साथ आज भी ट्रेड कर रही है। नॉर्थ आयरलैंड क्योंकि ट्रेड कर रही है यूरोपियन यूनियन के साथ, तो कुछ फैसिलिटी भी मिलनी चाहिए। तो इसी संदर्भ में यूरोपियन यूनियन ने 2 प्लान लाए हैं। एक प्लान का नाम है ग्रीनलैंड और दूसरे प्लान का नाम है रेडलैंड। ये क्या है थोड़ा जानते हैं। देखिए, ट्रेड करने में गुड्स जो है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाता है। ऐसे में गुड्स पे कुछ चार्जेस की जाती हैं। ठीक है, उन चार्ज को कम कर दिया गया है ग्रीनलैंड और रेडलैंड की फैसिलिटी के अनुसार। यानी कि अगर नॉर्दर्न आयरलैंड अपना गुड्स यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ को भेजता है तो उसमें उसको चेक नहीं करवाने की ज़रूरत है। ठीक है, कहाँ? UK में। ठीक है, UK फैसिलिटेट कर रहा है, हेल्प कर रहा है नॉर्दर्न आयरलैंड को ट्रेड करने में। कहाँ? यूरोपियन यूनियन कंट्री के साथ। और UK डिस्टर्ब नहीं करना चाहता है नॉर्दर्न आयरलैंड को, तो उसने एक फैसिलिटी दी है जिसका नाम है ग्रीनलैंड एंड रेडलैंड फैसिलिटी। ग्रीनलैंड के अंतर्गत क्या होगा? जो पेपर वर्क होते हैं उनको कम किया गया है और ट्रेड को फैसिलिटेट किया गया है, ताकि नॉर्दर्न आयरलैंड जो है, नॉर्थ आयरलैंड, वो अपने गुड्स को बेच सके यूरोपियन यूनियन में। वही अगर हम बात करते हैं रेडलैंड की, तो देखिए इसके अंतर्गत भी जो चेकिंग होती है उसको कम किया गया है। यानी ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए इस टर्म का यूज़ किया गया है जिसको कहते हैं
विंडसॉर फ्रेमवर्क, जिसके अंतर्गत यूरोपियन यूनियन और नॉर्दर्न आयरलैंड की ट्रेड को बढ़ाया जाए। ध्यान रखें, नॉर्दर्न आयरलैंड जो कि यूके का पार्ट है, उसकी ट्रेडिंग को बढ़ाया जाए किस कंट्री के साथ? यूरोपियन यूनियन कंट्री के साथ। और इसी संदर्भ में ग्रीनलैंड और रेडलैंड लाया गया है। अडानी हिंडनबर्ग इशू, ये क्या है? थोड़ा जानते हैं। काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा और आपने भी सुना होगा अडानी हिंडनबर्ग इशू, जो कि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलिंग इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म है। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट फर्म है जो कि रिसर्च करता है कि कैसे कोई भी कंपनी अपने शेयर के वैल्यू को बढ़ाता है। वो ये बताता है कि जो अडानी ग्रुप है वो जानबूझकर अपने शेयर का दाम कम रखता है और मार्केट को मैनिपुलेट करता है। इसी संदर्भ में उस पर बहुत सारे बवाल उठे और ये इशू काफ़ी इम्पॉर्टेंट इशू बन गया है। गौतम अडानी को वर्ल्ड का 3rd रिचेस्ट पर्सन भी माना जाता है और ऐसे में इस घटना के बाद शेयर के वैल्यूज़ जो हैं अडानी ग्रुप के अचानक बहुत ज़्यादा गिर गए। देखिए, हिंडनबर्ग जो है वो एक इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म है जो कि इन्वेस्टमेंट पे रिसर्च करता है और लोगों को हेल्प करता है कि वो शेयर कहाँ लगाएं। ठीक है, अडानी ग्रुप ने मैनिपुलेट किया है स्टॉक प्राइस को। ठीक है, ये दावा करती है हिंडनबर्ग। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इम्पॉर्टेंट कमेटी बनाई है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी बनाई गई है रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज AM सापड़े के द्वारा। इस कमेटी में ये निश्चय किया जाएगा कि क्या हिंडनबर्ग रिपोर्ट सही है या फिर गलत। ठीक है, अडानी ग्रुप जो है वो स्टॉक प्राइस को बहुत ज़्यादा कम रखा है ताकि मार्केट को वो मैनिपुलेट कर सके, ऐसा दावा करती है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट। नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार यानी कि निसार, जी हाँ, निसार का यही फुल फॉर्म है, नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार, क्योंकि ये एक रडार है। ठीक है, ये क्या है? निसार जो है एक सैटेलाइट है। इसे अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कहा गया है। ये अर्थ को ऑब्जर्व करके एग्रीकल्चरल मैपिंग करेगा। ये कब लॉन्च हुआ? तो ये लॉन्च अभी नहीं हुआ है, 2024 तक ये लॉन्च हो जाएगा। निसार जो है एक लो अर्थ ऑर्बिट ऑब्जर्वेटरी है और निसार जो है वो किसके द्वारा बनाया गया है? तो नासा और इसरो के द्वारा बनाया गया है। ये 2014 से प्रोग्राम चल रहा है और 2024 में माना जा रहा है कि ये कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या नाम है? निसार यानी नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। 5th लेयर ऑफ अर्थ, अर्थ के 5वें लेयर की खोज की गई है। जी हाँ, 4 लेयर तो आपने पढ़ा ही था, क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर, और ये जो 5th लेयर है उसका नाम है इनर मोस्ट कोर, यानी ये बिल्कुल अंदर है। इनर मोस्ट कोर जो है वो इनर कोर की तरह ही ये आयरन और निकल से बना है। तो ये ध्यान रखें, ये डिस्कवरी की गई है सिस्मिक वेव के द्वारा। उसकी जो भी हमारे पास टेक्नोलॉजी है जिससे हम सिस्मिक वेव को ऑब्जर्व करते हैं, उसी टेक्नोलॉजी के बेसिस पे ये 5th लेयर ऑफ अर्थ बनाया गया है। और ये किससे बनाया गया है? आयरन और निकल से। ठीक है, इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में था। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक फ्रेंडशिप पाइपलाइन बनाया जा रहा है। ये जो पाइपलाइन है ये नेचुरल गैस पाइपलाइन है जो कि बिछाया जा रहा है इंडिया के नुमलीगढ़ से लेकर पर्वतीपुर जो कि बांग्लादेश में है। तो नाम थोड़ा अलग है, पर्वतीपुर ये कहाँ है? बांग्लादेश में है, और नुमालीगढ़ कहाँ है? इंडिया में है। और ये कितने फीट का है, कितनी लंबाई है इसकी? तो ये 126.57 किलोमीटर का है। ठीक है, इंडिया का पोर्शन ज़्यादा नहीं है, इंडिया का बस 5 किलोमीटर है। ठीक है, हम सबसे ज़्यादा बांग्लादेश में ये पाइपलाइन बिछाई जा रही है और बांग्लादेश इसके लिए बहुत खुश है और ये पाइपलाइन का नाम ही दिया गया है इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन। ठीक है, तो फ्रेंडशिप पाइपलाइन है ये। तो आपको ध्यान रखना होगा इसकी पूरी लंबाई क्या है, 126। कहाँ से कहाँ स्टार्ट किया जा रहा है? तो कहाँ से कहाँ किया जा रहा है? नुमलीगढ़ जो कि कहाँ है? इंडिया में है, और पर्वतीपुर जो कि कहाँ है? बांग्लादेश में है।
इंडिया बांग्लादेश पाइपलाइन जो है वो कितने किलोमीटर का है, तो 124 किलोमीटर का है। ये पाइपलाइन की कैपेसिटी क्या है, 1 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम है। ये कहाँ से कहाँ बिछाया जा रहा है, तो नुमलीगढ़ जो कि आसाम में है, इंडिया का पार्ट, और वही पर्वतीपुर जो कि बांग्लादेश में है। कब तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, 30 महीने लगेंगे। कितने पैसे खर्च किए गए हैं, 346 करोड़। कोलालमपुर कहाँ है, तो कोलालमपुर जो है वो है मलेशिया में, ठीक है, याद रखें। और वहाँ पे हो रहा है 5th आसियान समिट, हुआ 6 मार्च 2023 को। आसियान कंट्रीज़ कौन कौन सी है, अगर कन्फ्यूज़न है तो देख लेते हैं। देखिए आसियान कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, तो आसियान में आती है, एक ट्रिक है छोटी सी, MBBS। अभी क्या चल रहा है, IPL चल रहा है, तो ठीक है, MBBS के जो स्टूडेंट है वो क्या देख रहे हैं, क्रिकेट देख रहे हैं। कहाँ देख रहे हैं, कौन सी क्रिकेट देख रहे हैं, तो IPL देख रहे हैं। और कहाँ पर देख रहे हैं, तो टीवी पर देख रहे हैं। तो M से क्या हो जाएगा, चलिए ये ट्रिक देखते हैं। M से हो जाएगा आपका, M से मलेशिया, ठीक है, तो M से मलेशिया हो गया। B से क्या होगा, B से बर्मा, बर्मा भी कह सकते हैं, म्यांमार भी कहते हैं, क्योंकि म्यांमार का पुराना नाम बर्मा ही तो था। तो B से क्या हो जाएगा, म्यांमार, ठीक है। तो M से हमने देखा मलेशिया, B से म्यांमार, और फिर B से क्या होगा, B से हो जाएगा ब्रुनई, और S से क्या हो जाएगा, S से हो जाएगा सिंगापुर। तो MBBS में आपने क्या देखा, M से मलेशिया, B से बर्मा, B से ब्रुनई, और S से सिंगापुर। अब क्या देख रहे हैं वो लोग, MBBS के जो स्टूडेंट है वो क्या देख रहे हैं, क्रिकेट देख रहे हैं। तो ये जो C है ये डिनोट करता है कंबोडिया को, ठीक है। क्रिकेट कहाँ पर देख रहे हैं, कौन सा क्रिकेट देख रहे हैं, तो IPL देख रहे हैं। तो I से क्या हो जाएगा, तो I से हो जाएगा इंडोनेशिया, P से फिलीपीन, और L से लाओस, ठीक है। और कहाँ देख रहे हैं, तो टीवी पे देख रहे हैं। तो T से क्या हो जाएगा, T से हो जाएगा थाईलैंड, और V से वियतनाम, ठीक है। तो याद हो गया आपको, MBBS के जो बच्चे हैं वो क्या देख रहे हैं, क्रिकेट देख रहे हैं। क्रिकेट कहाँ देख रहे हैं, तो टीवी पे देख रहे हैं, और IPL देख रहे हैं, ठीक है। तो क्या ट्रिक है, MBBS क्रिकेट देख रहे हैं, ठीक है, IPL सीरीज़ देख रहे हैं, और टीवी पे देख रहे हैं। तो ये याद रखें। 5th आसियान समिट कोलालमपुर मलेशिया में होने वाला है, हो चुका है, 6 मार्च को ही हो गया है। इंडोनेशिया के न्यू कैपिटल कौन बन गया है, तो वो है ब्रुनो। ब्रुनियो बन गया है इंडोनेशिया का न्यू कैपिटल। आखिर इंडोनेशिया जकार्ता से ब्रुनो क्यों कर रहा है, ये सवाल आपके माइंड में आया होगा। तो देखिए, इंडोनेशिया इज़ ऑल सेट टू मूव इट्स कैपिटल फ्रॉम जकार्ता टू ब्रुनो इन्वायरमेंटल कंसर्न के कारण, क्योंकि अभी हाल में एक रिपोर्ट निकाली गई, 2050 तक माना जा रहा है कि जकार्ता बिल्कुल पानी में डूब जाएगा। और ऐसी स्थिति में वहाँ की जो गवर्नमेंट है, क्योंकि अभी हाल में क्या हुआ, वहाँ पे अर्थक्वेक भी आया, तो गवर्नमेंट जो है वो समझ चुकी है कि इंडोनेशिया का जो कैपिटल है जकार्ता, वहाँ पर ऑफिस रखना सही नहीं है, और इसीलिए ये कैपिटल शिफ्ट हो रहा है ब्रुनो में। अब आपके मन में सवाल होगा कि ब्रुनो है कहाँ, बोर्नियो। तो देखिए बोर्नियो कहाँ है, देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैप है, और यहाँ पे है इंडोनेशिया, जहाँ पे नीचे में जकार्ता है, और इसी के ऊपर अगर हम जाते हैं तो मलेशिया है, और मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में कुछ आइलैंड है, जिसमें एक आइलैंड है ब्रुनियो, ठीक है, वो इंडोनेशिया का ही पार्ट है, और वो वहाँ का अब कैपिटल होगा। जकार्ता अब कैपिटल नहीं रहेगा इंडोनेशिया का, तो नाम याद रखें, बोर्नियो न्यू कैपिटल है इंडोनेशिया का। अगर हम लोग बात करते हैं डेनमार्क की, तो देखिए डेनमार्क पहली कंट्री है जो कि इंपोर्ट कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। जी हाँ, डेनमार्क इनोग्रेटेड अ प्रोजेक्ट टू स्टोर कार्बन डाइऑक्साइड। पूरे वर्ल्ड में तो बस यही चल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड को कम रिलीज़ करना है, ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है, तो फिर डेनमार्क क्यों इंपोर्ट कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड को, ये सवाल आपके माइंड में आया होगा। तो देखते हैं इसका जवाब। तो देखिए, डेनमार्क ने एक प्रोजेक्ट इनोग्रेट किया, जिसके अंतर्गत नॉर्थ सी में ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि डेनमार्क दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करेगा, उनको वो क्या करेगा, यहाँ पे सिंक करेगा, यानी कि यहाँ पे वो स्टोर करेगा यहाँ पे नॉर्थ सी में, ताकि पूरे वातावरण में क्या हो, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो, ठीक है। तो क्या होता है कि घर में कोई चीज़ ज़्यादा होता है तो हम उसको क्या करते हैं, ठीक है, उसको एक जगह स्टोर कर देते हैं, ताकि वो
हर जगह फैला ना रहे, ठीक है। जैसे कचरा होता है तो उसको एक जगह हम बाल्टी में स्टोर कर लेते हैं, कहीं भी स्टोर कर लेते हैं, ताकि पूरे घर का जो कचरा है वो इधर उधर नहीं रहे। इसी तरह से यहाँ पे किया जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को नॉर्थ सी में सिंक किया जा रहा है डेनमार्क के द्वारा, ताकि वर्ल्ड में ग्लोबल वार्मिंग कम हो, जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो कम हो। आगे बढ़ते हैं। देखिए, माउंट मेरापी वोल्केनो इरप्टेड इन इंडोनेशिया। जी हाँ, इंडोनेशिया में भी मैंने बताया कि वोल्केनो और अर्थक्वेक सेंसिटिव रीजन है जकार्ता, और जकार्ता के भी पास ही एक वोल्केनो आया जिसका नाम है माउंट मेरापी, ठीक है। जी हाँ, चैट जीपीटी का GPT-4 वर्जन आ चुका है। जीपीटी तो जैसे एक स्टूडेंट होता है जो एक एग्ज़ाम नहीं, SBI भी निकाल लिया, RBI भी निकाल लिया, सभी एग्ज़ाम निकाल रहे हैं, वैसे ही हो रहा है चैट जीपीटी के साथ। अब ये 4th वर्जन आ चुका है, यानी कि ये GPT-4 आ चुका है, जो कि बहुत ही एडवांस है। और इससे क्या हो गया है, कंपटीशन बढ़ गया है, ठीक है। जैसे होता है ना कि किसी एक बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं तो सारे बच्चों को इंस्पायर किया जाता है कि नहीं ऐसे ही मार्क्स लाओ, तो बिल्कुल वैसा ही है जीपीटी के साथ। सारे जो कॉम्पिटिटर हैं इसके, जैसे गूगल, IBM, वो सारे इस टेक्नोलॉजी के आगे लाने की कोशिश में हैं, और GPT-4 से भी आगे आ सकता है। जीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये सवाल आपके माइंड में आया होगा, तो देख लेते हैं। देखिए, जी से होता है जनरेटिव, ठीक है। पी से क्या होता है, प्री ट्रेंड, और टी से ट्रांसफॉर्मर। जी हाँ, जीपीटी यानी जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, याद रखें, इंपॉर्टेंट है। जीपीटी का फुल फॉर्म जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। नेशनल न्यूज़ देख लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्च महीने के पूरे नेशनल न्यूज़, सबसे पहले तो विस्तारा और एयर इंडिया मर्ज हो रहा है। जी हाँ, एयर इंडिया को अभी हाल में किस कंपनी ने खरीदा था, टाटा ने। जी हाँ, टाटा ग्रुप, टाटा सन्स ने एयर इंडिया को खरीदा था। और अभी हाल में न्यूज़ आ रहा है, सिंगापुर की जो एयरलाइन है विस्तारा, दोनों ही मर्ज हो रही है, एयर इंडिया और विस्तारा मर्ज हो रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ी और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो सिंगापुर एयरलाइंस एंड टाटा सन्स अनाउंस दैट दे आर एग्री टू मर्ज। जी हाँ, एयर इंडिया और विस्तारा मर्ज हो रहा है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अब देखते हैं क्या नाम होता है इसका। ऐसे न्यूज़ में यही आ रहा है कि एयर इंडिया ही नाम होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ शेयर किया गया है यहाँ पे। टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को ख़रीदा था जनवरी के महीने में। जून में क्या हुआ था, देखिए, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने मर्जर एयर इंडिया और एयर एशिया के साथ किया था, यानी एयर इंडिया एयर एशिया के साथ भी मर्ज हुआ है, ठीक है। और सितंबर में अनाउंसमेंट आता है कि एयर इंडिया जो है वो 30% डोमेस्टिक मार्केट शेयर को भी बेच रहा है, क्योंकि एयर इंडिया घाटे पे चल रहा था, तो कंटिन्यूस इसमें मर्जर हो रहा है। एयर एशिया के साथ मर्जर हुआ और अब विस्तारा के साथ भी मर्ज हो रहा है एयर इंडिया। नाम नहीं बदलेगा, एयर इंडिया ही रहेगा। अगर हम लोग बात करते हैं विमेन कमांडर की, तो जी हाँ, पहली बार फर्स्ट विमेन आर्मी बटालियन की हेड चुनी जाती है कर्नल गीता राणा। और वही अगर हम लोग इंडियन एयरफोर्स फ्रंटलाइन की बात करते हैं तो उसकी जो हेड चुनी जाती हैं वो है सालिसा धामी। लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म। जी हाँ, हुबाली रेलवे स्टेशन कर्नाटका का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आता है और बन जाता है लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड। तो हुबाली कहाँ है, आपको याद रखना होगा, ये कर्नाटका में है। और अभी हाल में इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम रिकॉर्ड किया गया है और ये बन गया है वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म। नॉट रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन सबसे लंबा ये नहीं है, ये क्या है, प्लेटफॉर्म सबसे लंबा है, हुबाली जंक्शन, जो कि कर्नाटका में है। फर्स्ट होम ग्रोन क्यूड्रोपड रोबोट एंड एक्सोस्केलेटन। जी हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है। एक रोबोट बनाया गया है जिसके 4 पैर हैं और इसको कहा गया है क्यूड्रोरोपड, ठीक है। तो क्यूड्रोपेड रोबोट नाम है इसका और ये बनाया गया है सेविया रोबोटिक्स, एक कंपनी है हैदराबाद की। और ये जो रोबोटिक्स बनाया गया है वो 4 kg का है, जो कि 25 kg का पेलोड कवर कर सकता है, यानी कि ये रोबोट जो है वो 25 kg पेलोड है इसका, ठीक है। और ये किसके द्वारा बनाया गया है, सेविया रोबोटिक्स, जो कि हैदराबाद बेस्ड कंपनी है और इसके पास 4 लेग है, इसलिए इसका नाम क्या है, क्वाड्रूपेड रोबोट। नाम याद रखें, क्या नाम है इसका, नाम है क्वाड्रूपेड रोबोट।
रीच आउट स्कीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा निकाला गया है, जिसमें रिसर्च होगी एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग आउटरीच के लिए। ठीक है, तो इस प्रोग्राम का नाम याद रखें, नाम क्या है, रीच आउट स्कीम। देखिए रीच आउट स्कीम क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा ये रिलीज़ किया गया और इसमें एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग आउटरीच होगा। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज, जी हाँ, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की स्टैच्यू है, जो कि लातूर सिटी महाराष्ट्र में बनाया गया है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पार्क में ये स्टैच्यू लगाया गया है, जो कि महाराष्ट्र में है। और ये किस ओकेज़न पे बनाया गया है, तो 131 बर्थ एनिवर्सरी अभी हाल में सेलिब्रेट किया गया। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का कब था बताएं, 14 अप्रैल को होगा। और इसका मतलब स्टैच्यू लगेगा 14 अप्रैल को, लेकिन अभी इसके बारे में जानकारी मिल चुकी है। ये स्टैच्यू ऑफ नॉलेज कहाँ स्टैच्यू लगने वाला है, तो लातूर सिटी महाराष्ट्र में। आगे बढ़ते हैं पीपल इन न्यूज़, क्योंकि पीपल पर्सनालिटी से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। फर्स्ट इंडियन टू क्रॉस पार्क स्ट्रीट, तो पार्क स्ट्रीट को क्रॉस करने वाले फर्स्ट इंडियन कौन है, तो वो बन गए हैं संपना रामेश। जी हाँ, संपना रामेश ने केवल 5.5 घंटे में पार्क स्ट्रेट को क्रॉस किया है। पार्क स्ट्रेट कहाँ है, जी हाँ, इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो नैरो वाटर बॉडी है उसी को पार्क स्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, और इसे क्रॉस किसने किया है, रमेश यानी संपना रमेश ने 5.5 घंटे में क्रॉस किया है। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम, वियतनाम के न्यू प्रेसिडेंट कौन है, तो वो है वू वान थ्यूंग। ठीक है, ये न्यू प्रेसिडेंट है वियतनाम के, याद रखें। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल, नेपाल के न्यू प्रेसिडेंट बनाए गए हैं रामचंद्र पौडेल, जो कि नेपाल के हैं, और इनको बनाया गया है प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल। ठीक है, अभी हाल में नेपालीज इलेक्शन कमीशन ने ये डिक्लेयर किया है। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ नाइजीरिया, नाइजीरिया के न्यू प्रेसिडेंट कौन बनते हैं, तो इनका नाम है बोला तिनुबू। ध्यान रखें, इनका नाम क्या है, बोला तिनुबू, और ये बने हैं नाइजीरिया के न्यू प्रेसिडेंट। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फीफा। जी हाँ, फीफा के न्यू प्रेसिडेंट री इलेक्ट किए गए हैं, न्यू अपॉइंट नहीं हुए हैं, री इलेक्ट किए गए हैं। इनका नाम है गियानी इन्फैंटिनो। नाम याद रखिएगा, क्योंकि अभी फीफा वर्ल्ड कप भी हुआ था, तो नाम इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कौन जीता था इसको, गियानी इन्फैंटिनो बनाए गए हैं न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फीफा वर्ल्ड कप जीता गया है अर्जेंटीना के द्वारा। एसएसबी बनाया गया है रश्मि शुक्ला को, और ये एसएसबी क्या है, सशस्त्र सीमा बल। जी हाँ, सशस्त्र सीमा बल की डायरेक्टर बनती हैं रश्मि शुक्ला। आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़। तो देखिए, रोहित जावा क्यों न्यूज़ में थे, तो क्योंकि ये बने हैं न्यू CEO ऑफ HUL यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के CEO बनाए गए हैं रोहित जावा को। और हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है वो FMCG यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो होते हैं उसमें नंबर 1 कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, और इसके CEO कौन बने हैं, रोहित जावा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपॉइंटमेंट में टाटा पावर ने री अपॉइंट किया है प्रवीर सिन्हा एज ए कंपनी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। तो ठीक है, प्रवीर सिन्हा किसके मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं, टाटा पावर के। चीफ मिनिस्टर ऑफ नागालैंड कौन बने हैं, क्योंकि नागालैंड में इलेक्शन हुई थी, तो इसके जो चीफ मिनिस्टर बनाए गए हैं वो हैं निफ्यू गोलोलियू रियू। ठीक है, तो कौन है, निफ्यू गोलोलियू रियू जो हैं वो बने हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ नागालैंड। नागालैंड की बात की जाए तो देखिए, चीफ मिनिस्टर ऑफ नागालैंड जो है ये 2018 में भी थे, और ये 9th चीफ मिनिस्टर है नागालैंड के। न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्टार स्पोर्ट्स, देखिए स्टार स्पोर्ट्स के न्यू ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, वो बने हैं रणवीर सिंह। चलिए देखते हैं अब हम लोग इम्पोर्टेंट रैंक एंड रिपोर्ट्स, और ये जानते हैं कि क्या रहा इंडियन का प्लेस। तो देखिए, अभी हाल में इलेक्ट्रोल डेमोक्रेसी इंडेक्स आया, जो कि वीडेम इंस्टीट्यूट द्वारा रिलीज किया जाता है। इस रिपोर्ट में इंडिया की रैंकिंग 108 बताई गई, और इंडिया को इलेक्ट्रोल ऑटोक्रेसी डिक्लेयर किया गया। क्या आप ये मानते हैं?
आगे देखते हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स है। क्लीनेस्ट एयरपोर्ट एज पर एयरपोर्ट काउंसिल इंडिया इंटरनेशनल में सबसे क्लीनेस्ट एयरपोर्ट बताया गया है बीजिंग के दाक्सिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। और वहीं अगर हम इंडिया की बात करें तो दिल्ली में जो सिचुएटेड है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसको क्लीनेस्ट एयरपोर्ट की दर्ज में रखा गया है। यानी क्लीनेस्ट एयरपोर्ट कौन है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स आ चुका है, ये रिपोर्ट निकाली गई IEP यानी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। इसमें रैंक 163 कंट्रीज़ को रैंक दिया गया, जिसमें इंडिया की रैंकिंग 13th है। अगर हम मोस्ट अफेक्टेड कंट्री की बात करें तो वो आता है अफगानिस्तान। टाइम मैगजीन में ग्रेटेस्ट प्लेस की बात किया जाए तो इंडिया का मयूरभंज और लद्दाख दोनों ही चूज़ हुआ है ग्रेटेस्ट प्लेस पूरे वर्ल्ड में। टाइम मैगजीन के द्वारा जो लिस्ट निकाली गई उसमें इंडिया का 2 प्लेस पूरे वर्ल्ड में ग्रेटेस्ट प्लेस की तरह रखा गया। कौन सा प्लेस? तो एक है लद्दाख और दूसरा है मयूरभंज। आगे देखते हैं, ब्रांड फिनांस 2023 में जो स्ट्रॉन्गेस्ट टेलीकॉम ब्रांड ने है वो आया है स्विसकॉम। और वहीं इंडिया की बात करें तो सेकेंड रैंक पे आता है रिलायंस जियो। तो बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। रिलायंस जियो जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट टेलीकॉम ब्रांड में सेकेंड रैंक पे आता है, टॉप पे आता है स्विसकॉम। ठीक है, तो रिपोर्ट का नाम याद रखिएगा, ब्रांड फिनांस 2023 रिपोर्ट। अगर हम लोग बात करते हैं टॉप इंडियन फर्म की तो इसमें पूरे इंडिया में टॉप फर्म है एयरटेल और सेकेंड है रिलायंस जियो। अवार्ड्स देखते हैं, मार्च महीने के इम्पॉर्टेंट अवार्ड। ऑस्कर अवार्ड 95th एकेडमी अवार्ड भी इसे कहते हैं। और ऑस्कर 2023 में इंडिया की मूवी RRR के सॉन्ग नाटू 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 जो सॉन्ग है उसको दिया गया है, नाटू नाटू को मिला है ऑस्कर अवार्ड। और ये कहाँ हुआ है? तो ये लॉस एंजल्स में हुआ है। RRR इज़ अ 2022 इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एपिक। और इसके डायरेक्टर कौन थे? तो वो भी आ सकता है आपके एग्ज़ाम में, तो वो थे SS राजामौली। ठीक है, तो ये याद रखें। आगे बढ़ते हैं, देखिए ऑस्कर 2023 में इंडिया को बहुत ही अच्छी अचीवमेंट मिली। एक तरफ तो हमें RRR मूवी की सॉन्ग नेटो नेटो को अवार्ड मिला, वही नेटफ्लिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज़ जिसका नाम है एलिफेंट विस्पेरर, ये जो सीरीज़ है एक डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म है, इसको दिया गया है अवार्ड ऑस्कर 2023 में। आगे देखते हैं, नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड दिया गया जिसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीतती हैं मिस सिप्रा दास। और वही प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर दिया गया श्री शशि कुमार रामचंद्रन को। तो ये ध्यान में रखें, प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया है? श्री शशि कुमार रामचंद्रन को। स्पोर्ट न्यूज़ देख लेते हैं, संतोष ट्रॉफी। देखिए ट्रॉफ़ी तो सारे इम्पॉर्टेंट है, लेकिन संतोष ट्रॉफ़ी जो है वो संतोष दिया है कर्नाटका को। जी हाँ, कर्नाटका ने ये ट्रॉफ़ी जीता है। ये फुटबॉल से रिलेटेड ट्रॉफ़ी है और इसके विनर हैं कर्नाटका। और वही रनर अप की बात करें तो वो है मेघालय। ठीक है, ये इवेंट कहाँ हुआ था? तो इंडिया में नहीं हुआ था। ये जो इवेंट है वो सऊदी अरेबिया में ऑर्गेनाइज़ किया गया, संतोष ट्रॉफ़ी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर, बहुत ही इम्पॉर्टेंट अवार्ड BBC ने ऑर्गेनाइज़ किया है ये अवार्ड, जिसमें इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर दिया गया BBC के द्वारा। ये अवार्ड किसको दिया गया? तो देखिए मीराबाई चानू को BBC इंडियन स्पोर्ट वीमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। तो आपको ध्यान में रखना है, वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? मीराबाई चानू को दिया गया है। ठीक है, ये ध्यान में रखें, मीराबाई चानू कौन है? वेट लिफ्टर है। अगर हम बात करते हैं भावना पटेल को, जो कि एक टेबल टेनिस प्लेयर हैं, इनको दिया गया है BBC पैरा स्पोर्ट वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, तो BBC पैरा स्पोर्ट वीमेन ऑफ द ईयर दिया गया है भावना पटेल को। आगे बढ़ते हैं, BBC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है प्रीतम सिवच को। ठीक है, BBC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है प्रीतम सिवच को। और ये किस गेम से बिलोंग करती है? तो ये हॉकी से बिलोंग करती है।
तो इनको दिया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अवार्ड से बहुत क्वेश्चन आते हैं तो ध्यान रखें। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है प्रीतम सीवच को, जो कि हॉकी प्लेयर है। आगे बढ़ते हैं। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया? नीतू घंगास को। ये किस गेम से बिलोंग करती है? तो ये करती है बॉक्सर से, बिल्कुल यंग, और इनको मिला है इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। आगे बढ़ते हैं। देखिए BBC चेंज मेकर ऑफ द ईयर, यानी कि जो चेंज लाया, तो वो है लॉन बॉल टीम ने अभी हाल में गोल्ड मेडल जीता था कॉमनवेल्थ गेम में, और इसीलिए इनको चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया BBC के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइटल की, ATP मास्टर 1000 टाइटल, तो ओल्डेस्ट टेनिस प्लेयर जिनका नाम है रोहन बोपन्ना, इनको दिया जाता है ATP मास्टर 1000 टाइटल। ठीक है, तो ध्यान रखें। अगर हम WPL 2023 फाइनल हुआ मुंबई में, और मुंबई इंडियन ने ही जीता है ये ताज, किसको हराकर? दिल्ली कैपिटल को हराकर। कितने विकेट से? 7 विकेट से। ठीक है, तो ये याद रखें। WPL ऑरेंज कैप किसको दिया गया? तो ये दिया गया है मैग लैनिंग को। और वही अगर हम पर्पल कैप की बात करें तो ये दिया गया है हेली मैथ्यूज़ को। ठीक है, तो हेली मैथ्यूज़ को दिया गया है पर्पल कैप, और वही ऑरेंज कैप किसे दिया गया है? मैग लैनिंग को। आशियान बिलियर्ड टाइटल किसको दिया गया है? पंकज अडवाणी को, और इन्होंने किसको हराया है? ब्रिजेश दरमानी को। ठीक है, तो याद रखें पंकज अडवाणी जो कि बहुत ही फेमस बिलियर्ड प्लेयर है इंडिया के, और इन्होंने जीता है ये टाइटल एशियन बिलियर्ड्स टाइटल। वीडियो में कहीं भी डाउट हो तो जल्दी से बता दें कमेंट करके। वीडियो कैसा लगा ये भी बताएं।